अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का नाम इंडिया किस नदी से जुड़ा माना जाता है, तो शायद आपका पहला जवाब गंगा होगा। लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही कहानी बताता है। इंडिया, इंडस और हिंदुस्तान जैसे नामों की जड़ें वास्तव में सिंधु नदी यानी इंडस रिवर से जुड़ी हुई हैं। यही वह नदी है जिसके किनारे विश्व की सबसे प्राचीन और विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए आज के इस एपिसोड में हम केवल एक नदी नहीं, बल्कि पूरी सिंधु नदी प्रणाली को समझेंगे। यह किन क्षेत्रों से होकर बहती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, इसका ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक महत्व क्या है, और आधुनिक समय में जल संसाधनों तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सिंधु नदी प्रणाली भारत की सबसे ऐतिहासिक नदी प्रणाली का संपूर्ण अध्ययन। सिंधु नदी प्रणाली का परिचय। सबसे पहले यह समझते हैं कि सिंधु नदी प्रणाली वास्तव में है क्या। यह केवल एक अकेली नदी नहीं है, बल्कि अनेक छोटी बड़ी नदियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसके केंद्र में सिंधु नदी स्थित है। आगे चलकर कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां इसमें मिलती हैं और मिलकर दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक का निर्माण करती हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हें सामूहिक रूप से पंजाब की 5 नदियां भी कहा जाता है। पंजाब शब्द फारसी के पंज अर्थात 5 और आब अर्थात पानी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। यही 5 नदियां आगे चलकर सिंधु नदी में मिलती हैं और इस विशाल नदी प्रणाली को जल प्रदान करती हैं। सिंधु नदी का उद्गम। अब बात करते हैं सिंधु नदी के उद्गम की। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बती पठार में कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र से माना जाता है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ के हिमनदों और बर्फ के पिघलने से प्रारंभिक जलधाराएं बनती हैं, जो आगे चलकर सिंधु नदी का रूप लेती हैं। इसी कारण सिंधु एक परनियल यानी 12 मासी नदी है, जिसमें वर्ष भर जल बना रहता है। अपने उद्गम से निकलने के बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर पाकिस्तान की ओर बढ़ती है। सिंधु नदी की लंबाई और प्रवाह। सिंधु विश्व की प्रमुख नदियों में गिनी जाती है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसके कारण यह एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में शामिल है। इसका प्रवाह चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर गुजरता है। भारत में इसका मुख्य प्रवाह लद्दाख क्षेत्र में है, जबकि इसकी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से संबंधित हैं। ऊपरी भाग में यह तेज वेग वाली पर्वतीय नदी के रूप में बहती है, जबकि मैदानों में पहुंचते पहुंचते इसका स्वरूप एक विशाल और अपेक्षाकृत शांत नदी का हो जाता है। सिंधु नदी का पूरा मार्ग। अब इसके पूरे सफर को समझते हैं। सिंधु नदी तिब्बती पठार में अपने उद्गम से निकलकर उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ यह ऊंचे पर्वतों और गहरी घाटियों से होकर अपना मार्ग बनाती है। इसके बाद यह गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हुए इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज क्रमशः इसमें आकर मिलती हैं, जिससे इसका प्रवाह और अधिक विशाल हो जाता है। अंततः यह सिंध प्रांत से होकर बहती हुई कराची के निकट एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अपने पूरे मार्ग में सिंधु नदी का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। हिमालयी क्षेत्रों में यह एक तीव्र गति वाली पर्वतीय नदी होती है, जबकि मैदानी भागों में पहुंचकर यह चौड़ी, शांत और विशाल नदी का रूप धारण कर लेती है। यही परिवर्तन इसे भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है और इसी कारण सिंधु नदी प्रणाली दक्षिण एशिया के भौतिक भूगोल में विशेष स्थान रखती है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां। अब तक हमने सिंधु नदी के उद्गम, प्रवाह और उसके पूरे मार्ग को समझा,
लेकिन किसी भी नदी प्रणाली की वास्तविक शक्ति उसकी सहायक नदियों में होती है। सिंधु नदी प्रणाली की 5 सबसे प्रमुख सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इन्हीं के कारण पंजाब क्षेत्र को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। सबसे पहले झेलम नदी की बात करें तो इसका उद्गम कश्मीर के वेरी नाग के निकट माना जाता है और यह कश्मीर घाटी की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। इसके बाद चिनाब नदी आती है जो चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है तथा हिमालयी जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरी प्रमुख नदी रावी है जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में है और जो आगे पंजाब से होकर बहती है। इसके बाद ब्यास नदी आती है जिसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट माना जाता है और जो आगे चलकर सतलुज प्रणाली से जुड़ जाती है। पांचवी प्रमुख सहायक नदी सतलुज है जिसका उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल के निकट माना जाता है। भारत में प्रवेश करने के बाद यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब के जल संसाधनों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन 5 नदियों का अपना अलग भूगोल, प्रवाह और महत्व है, लेकिन अंततः ये सभी सिंधु नदी में मिलकर इस पूरी नदी प्रणाली को विशाल स्वरूप प्रदान करती हैं। अगले एपिसोड में हम इन 5 नदियों का अलग-अलग विस्तार से अध्ययन करेंगे, जहां इनके उद्गम, मार्ग, प्रमुख बांधों, सहायक नदियों और भौगोलिक महत्व को समझेंगे। सिंधु घाटी और प्राचीन सभ्यता। सिंधु नदी का महत्व केवल भूगोल तक सीमित नहीं है। यह मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक की जन्मभूमि रही है। लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे उन्नत कांस्य युगीन सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है। इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और लोथल शामिल थे। इन नगरों की सबसे बड़ी विशेषता थी सुव्यवस्थित नगर नियोजन, विकसित जल निकास प्रणाली, पकी ईंटों का उपयोग, मानकीकृत माप तौल तथा दूरस्थ व्यापारिक संबंध। ये सभी तथ्य बताते हैं कि उस समय यहाँ रहने वाले लोग अत्यंत संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत थे। इस महान सभ्यता के विकास में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की केंद्रीय भूमिका थी। नदी ने कृषि के लिए जल उपलब्ध कराया, उपजाऊ भूमि बनाई, व्यापार को बढ़ावा दिया और स्थायी नदियों के विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान किया। यही कारण है कि सिंधु नदी को केवल एक प्राकृतिक नदी नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास की आधारशिला भी माना जाता है। कृषि और अर्थव्यवस्था में भूमिका। प्राचीन काल से ही सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी, एलुवियम लाकर मैदानों में जमा करती रही हैं। यही उपजाऊ मिट्टी इस क्षेत्र को कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल बनाती है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ गेहूं, जौ, दालें, तिलहन और कपास जैसी महत्वपूर्ण फसलों की खेती विकसित हुई। पर्याप्त जल और उपजाऊ भूमि के कारण लोगों को स्थायी रूप से बसने का अवसर मिला, जिससे गांव, कस्बे और आगे चलकर विकसित नगर अस्तित्व में आए। आज भी सिंधु बेसिन दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण सिंचित कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है और करोड़ों लोगों की आजीविका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस नदी प्रणाली पर निर्भर करती है। इसलिए सिंधु नदी का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि आज की कृषि और अर्थव्यवस्था में भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जल विद्युत और सिंचाई। आधुनिक समय में सिंधु नदी प्रणाली केवल कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन और जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिंधु तथा इसकी कई सहायक नदियों पर बड़े बांध और जल विद्युत परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिनका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति और जल प्रबंधन जैसे अनेक कार्यों के लिए किया जाता है। विशेष रूप से भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में कृषि उत्पादन काफी हद तक इसी नदी प्रणाली पर निर्भर करता है। यही कारण है कि सिंधु नदी प्रणाली भारत की कृषि, ऊर्जा सुरक्षा और जल संसाधनों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।
हालांकि किसी भी बड़ी जल परियोजना के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है, ताकि विकास और प्रकृति दोनों के बीच संतुलन कायम रह सके। सिंधु जल संधि। अब तक हमने सिंधु नदी प्रणाली के भौतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व को समझा, लेकिन आधुनिक समय में इस नदी प्रणाली का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी उतना ही अधिक है। भारत और पाकिस्तान के बीच साझा जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए गए। इसे आज भी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों में से एक माना जाता है। इस संधि के अनुसार पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज के जल के उपयोग के प्रमुख अधिकार भारत को दिए गए, जबकि पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब का अधिकांश प्रवाह पाकिस्तान की ओर जाता है। हालांकि भारत को भी इन पश्चिमी नदियों पर घरेलू उपयोग, सीमित सिंचाई तथा निर्धारित नियमों के अंतर्गत जल विद्युत परियोजनाएं विकसित करने की अनुमति है। समय समय पर विभिन्न परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद सामने आते रहे, लेकिन यह संधि आज भी सीमा पर जल प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय महत्व। सिंधु नदी प्रणाली केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि अनेक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने ऊपरी भाग में यह हिमालय और काराकोरम क्षेत्र के हिमनदों से पोषित होती है, जबकि आगे चलकर ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों, नदी तटीय वनस्पतियों, आर्द्र भूमियों तथा अनेक जलीय जीवों के लिए जीवन का आधार बनती है। यह पूरी नदी प्रणाली जैव विविधता और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन इस नदी प्रणाली के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है। हिमनदों के पिघलने की दर में बदलाव, वर्षा के बदलते पैटर्न और बढ़ते तापमान का प्रभाव भविष्य में नदी के प्रवाह, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और जल उपलब्धता पर पड़ सकता है। इसलिए सिंधु नदी प्रणाली का संरक्षण केवल पर्यावरण का ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के जल संसाधनों का भी प्रश्न है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब यदि परीक्षा की दृष्टि से सिंधु नदी प्रणाली के प्रमुख तथ्यों को एक बार दोहराएं, तो सबसे पहले याद रखिए कि इसका उद्गम तिब्बती पठार में कैलाश पर्वत क्षेत्र के निकट माना जाता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3180 किलोमीटर है और भारत में इसका मुख्य प्रवाह लद्दाख से होकर गुजरता है। अंततः यह अरब सागर में जाकर मिलती है। इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सिंधु घाटी सभ्यता की जीवन रेखा रही है, जबकि आधुनिक समय में इसका महत्व सिंधु जल संधि, सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, कृषि और जल संसाधन प्रबंधन के कारण अत्यंत अधिक है। यदि इन प्रमुख तथ्यों का क्रम याद रहेगा, तो सिंधु नदी प्रणाली को समझना और परीक्षा में याद रखना दोनों ही आसान हो जाएगा। समापन। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि सिंधु नदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में से एक है, जिसने हजारों वर्षों से इस क्षेत्र के इतिहास, सभ्यता, कृषि, अर्थव्यवस्था और भूगोल को आकार दिया है। हमने इसके उद्गम, प्रवाह, प्रमुख सहायक नदियों, सिंधु घाटी सभ्यता, कृषि और जल संसाधनों में इसकी भूमिका, सिंधु जल संधि तथा इसके पर्यावरणीय महत्व को विस्तार से समझा। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। किसी भी नदी प्रणाली को वास्तव में समझने के लिए उसकी सहायक नदियों को समझना उतना ही आवश्यक है जितना मुख्य नदी को समझना। इसलिए अगले एपिसोड में हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन 5 नदियों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि इनका उद्गम कहाँ है, वे किन राज्यों और क्षेत्रों से होकर बहती हैं, इनके प्रमुख बांध और परियोजनाएं कौन सी हैं और भारतीय भूगोल में उनका क्या महत्व है। यदि आप भारतीय नदी प्रणालियों को केवल याद नहीं, बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस पूरी श्रृंखला के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे आने वाले प्रत्येक एपिसोड में हम एक नई नदी की कहानी उसी क्रमबद्धता और उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ समझेंगे।
आशा है आपको सिंधु नदी प्रणाली का यह एपिसोड पसंद आया होगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपके प्रश्न और आपकी जो भी इंटरेस्टिंग क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।